आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टमक। स्टमक में ऑलरेडी हमने पढ़ा था। स्टमक क्या होता है? एक जे शेप ऑर्गन। किस टाइप का ऑर्गन है? जे शेप। ये आपका हुआ इसोफेगस, और इसोफेगस के आगे जा करके कंटिन्यूअस होता है एक जे शेप स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन की कौन से लेफ्ट पोर्शन पे, अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है, तो उस ऑर्गन को अपन बोलते हैं स्टमक। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे? स्टमक इज अ, ठीक है, जे शेप। देखो जे शेप में होता है, जैसे हम जे अल्फाबेट वर्ड है ना, अल्फाबेट्स जे इस तरीके से, तो अल्फाबेटिकल जे होता है उसी शेप में ऐसी होती है, ठीक है। सो इट इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ थैले वगैरह जिसमें कुछ हम भर सकते हैं, तो थैला होता है ना कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज को रखने का, ठीक है। आप देखोगे अक्सर मूवीज वगैरह में कि पोटली अक्सर करके जब डेजर्ट्स में जाते हैं तो वो एक ऐसा लंबा सा चोगा टाइप का रहता है जिसमें पानी भर रहती है, फिर उसको ऐसे पकड़ के पीते हैं। सिमिलरली समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स की बनी होती है, ठीक है ना। तो स्टमक एक क्या है? ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन की अपर लेफ्ट में पाई जाती है। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, और ये लेफ्ट साइड है। देखो ऐसे चार हिस्सों में पार्ट में, अपर लोअर, तो ये क्या हुआ? अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट, अपर राइट लोअर राइट। तो अपर लेफ्ट में कौन सा पाया जाएगा? स्टमक पाया जाएगा। सो दिस इज द स्टमक इज द जे शेप बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन व्हिच मेनली स्टार्ट्स फ्रॉम द इसोफेगस, ठीक है ना, इसोफेगस एंड विद द डिओडेनम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो डिओडेनम पार्ट है वहां पे ये एंड हो जाती है। कहने का मतलब जो होता है, स्टमक जो है ना, इसोफेगस को किससे कनेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि आगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे स्टमक हुई और ये आपका इसोफेगस पार्ट। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि स्फिंक्टर होती है, ठीक है। जहाँ पे इसोफेगस एंड होती है और स्टमक स्टार्ट होता है, वहां पे क्या होती है भाई? एक है ना, क्या होता है? स्फिंक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है बेटा? एक तरीके का जो होता है डोर है, आप बोल सकते हो, ठीक है। स्फिंक्टर, ठीक है, इट इज अ स्मॉल, ठीक है, फ्लैप। फ्लैप मतलब जो होता है ढक्कन बना होता है ना, जैसे कोई ढक्कन होता है, बार-बार उसको क्लोज ओपन, अरे जैसे ईयरबड होता है, ईयरबड में जो उसकी वो होते हैं ना, क्या नाम उसका, जो उसका चार्जिंग केस होता है, उसको बार-बार से खोलते हैं ढक्कन के जैसे, उसी तरीके से, ठीक है। तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्फिंक्टर, उसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर कहने का मतलब जो होता है एक तरीके का जो होता है एक ढक्कन वाला स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ से फूड आया तो ये अभी बंद रहती है, लेकिन जैसे ही फूड एंट्री करने वाला रहेगा तो ओपन हो जाएगा, तभी तो फूड अंदर आएगी, ठीक है ना। अब जैसे ही फूड एक बार एंट्री कर गया तो फिर क्या होता है? ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि ये वापस, ठीक है, बैक नहीं होता, वापस जो है फिर से इसोफेगस में नहीं जाता, ताकि खाना यहाँ डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है? स्फिंक्टर होता है, मैं बताया था। यहाँ पे भी क्या होता है? स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया। कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टमक की हम बात करें तो बेटा क्या होता है? स्टमक की जो वॉल है, अगर इतने पोर्शंस को अगर आप क्रॉस सेक्शन करके देखोगे, ठीक है, इतने पोर्शंस को जब आप क्रॉस सेक्शन करके देखोगे तो आपको डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। तो जब सपोज अगर आपने इसको क्रॉस क्या किया है ना, क्रॉस सेक्शन किया, तो आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी? इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है आपको, ठीक है, इस तरीके की इस शेप्स की कॉलम शेप्स की क्या दिखेंगे? स्ट्रक्चर दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे। किस शेप के? कॉलम शेप्स, ठीक है, कॉलम शेप के एपिथेलियल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? ये बेस एक मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल टिश्यू हुआ। कौन सा टिश्यू हुआ? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ये कौन सी टिश्यू हुई? एपिथेलियल टिश्यू।
क्योंकि आपको पता है आप 9th में अगर पढ़े होंगे टिश्यू में, तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तब मैं आपको बताया था कि किस तरीके से 4 टाइप के टिश्यू अरेंज होते हैं। सबसे बाहर कौन सा टिश्यू होता है? सबसे बाहर कौन सा होता है? उसके बाद फिर उसके बाद नर्व टिश्यू, ठीक है, चाहे बाहर से अंदर हो चाहे अंदर से बाहर हो, ठीक है, मतलब दोनों साइड से जो होता है एपिथेलियल। तो अगर स्टमक की बाहर का वॉल है, आउटर वॉल है, तब भी एपिथेलियल से बनी होगी, और अगर इधर है तब भी एपिथेलियल से बनी होगी, ठीक है। सबसे अंदर नर्व्स होता है ताकि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू होती है, और एपिथेलियल टिश्यू जिस है ना बेस पे ये क्या करती है, रेस्ट करती है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी के नीचे जो होता है फिर क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसी के नीचे फिर क्या होगी? आपका ब्लड वेसल्स होगा, है ना, पाइप वे होगी जो इसको नरिशमेंट सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेगा। इसके जस्ट नीचे आपका मसल्स होगा बेटा, इसके जस्ट नीचे क्या होगी? मसल्स की लेयर होगी, इसके नीचे जो होता है मसल्स की लेयर होगी, ठीक है। और सबसे अंदर क्या होगा? नर्व्स। सबसे अंदर क्या हो जाएगा आपका? नर्व्स होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक वॉल है। अगर आप स्टमक की वॉल को है ना लार्ज करके देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी। तो सबसे अंदर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है सबसे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखो आगे, लिखो द वॉल ऑफ, आगे लिखो द वॉल ऑफ स्टमक consists of 4 layers, consists of 4 layers of tissue, ठीक है, consists of 4 layers of tissue, epithelial, connective, muscular, and the fourth one is nerves। आपके है ना स्टमक में अगर कोई भी चीज पेन होगा, दर्द होगी, तो वो आपके ब्रेन को कैसे फील होगा? इस नर्व्स टिश्यू के थ्रू। आप स्टमक में है ना देखो, अगर आप अक्सर जो है आप भूखे रहते हो, है ना, होता है ना पेट में चूहा कूद रहा है, ऐसा एक हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब वर्ड बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं कि बहुत भूख लगी है, तो उसको हम बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं किसका मतलब है कि पेट पूरा खाली है, ठीक है, पेट पूरा क्या है? खाली है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है स्टमक जो होता है ना बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लग जाती है, ठीक है, वो किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। तो हमारे मसल्स में मूवमेंट होगा मस्कुलर टिश्यू की वजह से। हमारे मसल्स के अंदर जो भी सेंस होगी, सेंसेशन होगी, जो भी चीज होगा, ठीक है, वो नर्व्स की वजह से होगा। नर्व्स हमारे बॉडी में मैसेजेस पहुंचाएंगे ब्रेन को। कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्टमक की लेयर को, स्टमक की सेल्स को जो होता है नरिशमेंट पहुंचाएगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम्स पहुंचाने का काम करेगा। और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ रहता है। इसका 2 फंक्शन है, एक तो पहला प्रोटेक्शन देता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या देगा? प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा जो होता है ना, यही एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे? ग्लैंड्स। मैं आपको बताया था जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, सुनना ध्यान से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में आपके स्टमक भी एक पार्ट था, और उधर जो था डाइजेस्टिव ग्लैंड था। तो मैं आपको बताया था कि ये जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, आपका सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये चारों के चारों जो क्या है, आपका जो एक्सेसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये तो एंजाइम्स बनाते हैं डाइजेशन के लिए, साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर भी क्या बनती है, ठीक है, ग्लैंड्स होती है जो एंजाइम्स बनाता है, ठीक है ना भाई। हमने पढ़े थे कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर, 4 टाइप के क्या होते हैं? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ये भूल गए, है ना। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स मेनली, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, फिर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप की जो टिश्यू है बेटा, ये जो 4 टाइप के टिश्यू हैं, सॉरी, ये जो 4 टाइप्स की ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं, और अपना एंजाइम्स किसमें ओपन करते हैं? ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि वो एंजाइम्स आगे जाकर के फूड को डाइजेस्ट कर सके। कहां के? एलिमेंट्री कैनाल के फूड को डाइजेस्ट कर सके। इज इट क्लियर?
तो उनके अलावा, उन 4 ग्लैंड्स के अलावा जो एंजाइम बना करके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की जो वॉल है, इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, वहां पे भी ग्लैंड्स बनती है। ग्लैंड्स क्या है? ठीक है, किसका समूह है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अलावा, है ना, स्टमक और इंटेस्टाइन भी क्या है? एक ऐसे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो क्या बनाते हैं? जिनके अंदर ग्लैंड्स होता है और जो एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, तो बाहर से 4, ठीक है, ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स बनाने में हेल्प कर रहा है। उनके साथ साथ जो होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन भी अपनी खुद की क्या बनाती है? ग्लैंड्स, और जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे स्टमक के अंदर किसी भी, है ना, ऑर्गन से एंजाइम्स नहीं आते। स्टमक के अंदर जब फूड डाइजेस्ट होगी, पढ़ेंगे आगे डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, तो वहां मैं बताऊंगा स्टमक के अंदर जब फूड पहुंचेगी और जब डाइजेशन शुरू होगा, तो यहाँ पे, है ना, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का कोई भी एंजाइम्स नहीं आएगा इसको ब्रेक करने के लिए। इनकी अपनी खुद की एंजाइम से क्या करेगी? ब्रेक करेगी। इज इट क्लियर? तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है 4 टाइप के, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर, वो एंजाइम प्रोड्यूस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। अपनी एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करते हैं और फिर वो एंजाइम्स फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करता है। लेकिन उससे पहले जो स्टमक है, वहां पे फूड का डाइजेशन कौन करेगा? क्योंकि वहां पे कोई एंजाइम्स ओपन नहीं होती है। तो वहां पे फिर जो होता है, स्टमक की खुद की अपनी क्या होती है? ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप की केमिकल सीक्रेट करती है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम्स मतलब बनते हैं, कौन कौन से सेल्स है, क्या ग्लैंड्स किस तरीके से। ठीक है, यहां पे हो गया, यहां तक लिख ली। आगे लिखो द एपिथेलियल टिश्यू, लिखो द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ wall of stomach, the epithelial tissue of wall of stomach, the epithelial tissue of wall of stomach consists of unicellular and multicellular glands, unicellular and multicellular glands, unicellular and multicellular gland, which forms special type of chemicals, which forms special type of chemical, which forms special type of chemicals such as enzyme, which forms special type of chemicals such as enzyme, mucus, 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 and enzymes, mucus, and HCl, hydrochloric acid, HCl. अगर आपने टिश्यू करके जो चैप्टर है, अगर थोड़ा सा 9th को जाकर के देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 9th में आप लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, और एनिमल टिश्यू में जो होता है एपिथेलियल टिश्यू आता है। एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा टाइप होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। कॉलम के जैसे सेल्स होते हैं, मतलब कि स्टमक और हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, इन जगहों पे जो होता है हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कॉलम के जैसे होता है, लंबे लंबे, टॉल,
ऐसा इसलिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आ सके इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो सेल्स है वो कॉलम जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं और उनके बीच बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स सिंगल सेल का भी बना हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स का भी बना हो सकता है। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स का होगा तो मल्टी सेलुलर और अगर सिंगल सेल का होगा तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की वॉल के अंदर इनर साइड, द इनर वॉल ऑफ स्टमक है ना, वॉल की बाहर वाली नहीं, द इनर वॉल ऑफ स्टमक हैव है ना epithelial tissue and these epithelial tissue have some special type of cells which secrete some special kind of chemicals that is called gastric gland and it secretes some special type of chemicals such as HCl जो भी है, enzymes and mucus वगैरह। क्लियर है? so this is the लिखो आगे, लिखो इसमें उसी में पॉइंट आगे लिखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिखो गैस्ट्रिक ग्लैंड gastric gland secrete SECRETE gastric gland कहां प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू में। सो gastric gland secrete gastric juice, gastric gland secrete gastric juice, gastric gland secrete gastric juice। ठीक है, क्लियर? यहां तक लिखिए। चलो अब ध्यान से देखो, लिखते जाना। अगर कोई एनटीएससी का एग्जाम दोगे तो उनके लिए है इसमें, इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस लिखिए, लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, there are 3 types of cell which forms gastric juice, which forms gastric juice, which forms gastric juice which forms gastric juice। ठीक है बेटा, देखो तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, स्टमक की जो वॉल है, इस वॉल पे जो क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है बच्चों, ये जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? इनके ऊपर मैं बताया था कि ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये कॉलम लाइक सेल्स हैं और वही क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाते हैं और गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। तो बेटा अगर आप पूरी की पूरी वॉल ऑफ स्टमक को देखोगे, इनकी है ना एपिथेलियल टिश्यू को देखोगे, तो वहां पे आपको 3 तरीके की जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेंगे। ग्लैंड्स 3 तरीके का होता है। ठीक है, मतलब 3 तरीके की सेल्स होती है। पहला सेल्स होता है म्यूकस नेक सेल। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है वो मेनली 3 टाइप के सेल्स मिलकर के गैस्ट्रिक जूस बनाती है। इसमें सबसे पहला म्यूकस नेक सेल। कौन सा सेल? ठीक है, देखो इसमें इट सीक्रेट मतलब बना करके ब्रेन करता है। इट सीक्रेट म्यूकस, इट सीक्रेट म्यूकस it secrete mucus okay. Now the next one is the second type of cells is peptic or chip cells, peptic or chip cells it secrete inactive enzymes, it secrete inactive enzymes called
पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये एंजाइम्स है, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव कैसे होगा तो वी विल टॉक इन लेटर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, parietal or ऑक्जेंटिक सेल्स, parietal सेल देखो, parietal cells ये क्या करता है बेटा, इट सिक्रीट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके, ठीक है, स्टमक में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ओलंपियाड का क्वेश्चन, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। So mainly there are three types of cells, ठीक है, which forms different type of chemicals such as mucous neck cell form mucus, peptic और chip cells form enzymes, pepsinogen and prorenin which digest protein, आगे पढ़ेंगे, and the parietal cells it secrete HCl and casein intrinsic factor। वन बाय वन समझते हैं इन सभी के फंक्शंस, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, कितना सेक्रेट होता है और क्या क्या होती है, तो ये सब चीज होता है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, म्यूकस, ठीक है बेटा, म्यूकस क्या होता है तो बताया था, म्यूकस इज स्टिकी, ठीक है, लुब्रिकेटिंग होता है, ठीक है, स्टिकी नेचर का होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, जैसे लार है और पानी है, दोनों में डिफरेंसेस है, लार होते गाढ़ा होते हैं। तो क्या होता है बेटा ध्यान से, जो म्यूकस है समझना ध्यान से, जैसी फूड एंट्री करता है, वंस व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द म्यूकस नेक सेल सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, एंड द म्यूकस है ना, जो म्यूकस है इट स्टार्ट टू कोट, इट स्टार्ट टू पेंट ऑल द वॉल ऑफ स्टमक, ये पूरे स्टमक की वॉल को पेंट करना शुरू करता है, अंदर से जो होता है इसके ऊपर पूरी पूरी म्यूकस की लेयर चढ़ जाती है, किसके ऊपर, इन द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है, व्हाई अभी बताता हूं। आफ्टर दैट व्हेन म्यूकस इज सीक्रेटेड एंड कोटिंग इज कंप्लीटेड, एक बार कोटिंग कंप्लीट हो जाता है, एक पूरी पूरी लेयर चढ़ जाती है, पेंट हो जाता है म्यूकस का। सो नाउ नेक्स्ट द parietal cells secrete HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एट द सेम टाइम पेप्टिक और चिप सेल secrete, ठीक है, एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये भी secrete हो जाता है, ये भी secrete हो जाता है, ठीक है, मतलब दोनों साथ में secrete हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फूड आया तो दोनों के दोनों secrete होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, गुड फूड आ गया, अब बेटा स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करना है, स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या होगा, HCl जैसे आएगा, अब पता है HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अगर HCl को निकाल के तुम्हारे मुंह को मार दूंगा करना तो खत्म, तुम्हारे मुंह पूरा जल जाएगा, तेजाब जिसको बोलते हैं ना, एसिड बोलते हैं, किसी के ऊपर छिड़कने से उसकी पूरी स्किन जल जाती है, ठीक है ना, तो वो है HCl, इतना पावरफुल है जो आपके स्टमक में बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसका पीएच जो होता है 2.3 होता है, 2.3 to 3, ठीक है। सर से पूछना जो केमिस्ट्री वाले सर होता है कितना एसिडिक होता है, कितना हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और HCl, सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक क्या है, एसिड है। अगर किसी की स्किन पे पड़ गया तो उसको जला के रख देती है, ठीक है, इसीलिए जब लैब में जाते हो तो जब भी HCl वाली रहती है, HCl वाली जगह पे वहां से लिखा रहता है, प्रिकॉशंस दिया जाता है वहां पे, ठीक है। HCl जब भी केमिकल्स मिक्स करते हो केमिस्ट्री लैब में तो वहां बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है, ग्लव्स वगैरह पहना जाता है और बहुत सारी कुछ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बार अगर आपकी स्किन पे पड़े पूरी जला के रख देती है, इतना HCl एसिड हाई नेचर का होता है, इतनी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। So these HCl secrete in the stomach after secreting mucus and protein. Now अब HCl क्यों secrete होता है और mucus पहले क्यों secrete होकर के पेंट कर देती है। देखो अगर mucus secrete नहीं होगा, अगर mucus जो है इसके चारों तरफ जो होता है क्लियर नहीं बनाएगी mucus की जो होता है, तो क्या होगा, HCl बनेगा, HCl निकलेगा और ये HCl क्या करेगा, बस स्टमक के वॉल को तुरंत के तुरंत फिल कर देगा,
ठीक है, तुरंत के तुरंत पूरा डैमेज कर देगा, कोरोड कर देगा, चला के रख देगा, घाव बन जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में जो होता है म्यूकस की कोटिंग होती है। जो म्यूकस होता है बेटा वो एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और आपका जो HCl कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो जब एसिडिक नेचर, ठीक है, जब इस बेसिक नेचर वाले म्यूकस के साथ इंटरेक्शन करता है तो न्यूट्रल हो जाती है, तो HCl का इफेक्ट नहीं बन पाता इसमें हमारे स्टमक की वॉल में, और स्टमक का वॉल बच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 10th बोर्ड में टर्म 2 के लिए, what happens if mucus is not secreted in the wall of stomach? What happens if the mucus is not secreted in the, है ना, stomach? ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो वही बताना है कि म्यूकस, है ना, forms a coating and prevents the corroding action of HCl। HCl जो होता है, बुक बंद कर दो, इधर देखो, HCl जो होता है ना, म्यूकस को न्यूट्रलाइज, मतलब जो म्यूकस है वो HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से HCl जो हमारे स्टमक की जो वॉल है उसको डैमेज नहीं कर पाती, है ना, ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है, किल नहीं कर पाती है। इज इट क्लियर? बट ये फिर सीक्रेट क्यों हो रहा है, ये भी क्वेश्चन है, HCl सीक्रेट क्यों हो रहा है? सो it has two main function, HCl। the first, HCl, ठीक है, activates these inactive enzymes pepsinogen and prorenin। so these HCl convert pepsinogen, suppose this is the pepsinogen। pepsinogen क्या है बेटा, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ये इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करना है, एक्टिव फॉर्म में बदलना है, तो इसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म। लेकिन सीक्रेट किस फॉर्म में हो रहा है? तो इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? HCl। कौन करता है? कहने का मतलब एंजाइम्स पेप्सिनोजन जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, तो इसको जो है एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए, ताकि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक कर सके स्टमक के अंदर, इसके लिए जरूरी है कि एक्टिव हो। ठीक है, लेकिन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए जो होता है, जिस एसिडिक मीडियम की, जिस पीएच की जरूरत होती है वो हाईली एसिडिक होना चाहिए, मतलब वहां पे स्टमक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हाईली एसिडिक होना चाहिए, तब जाकर के एंजाइम्स क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए जो होता है HCl ही वो एक ऐसा मात्र केमिकल है जो हाई पीएच, मतलब हाईली एसिडिक पीएच क्रिएट कर सकता है। तो जैसे HCl सीक्रेट होता है, पेप्सिनोजन जो होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो पेप्सिन एक्टिव हो गया है, अब जो भी स्टमक के अंदर फूड है और फूड के अंदर जो प्रोटीन है उनको ब्रेक करना शुरू कर देगा। कौन? पेप्सिन। सिमिलरली जो होता है प्रोरेनिन, ध्यान से सुनो, प्रोरेनिन ये क्या होता है, ये भी जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको रेनिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है? और इसको भी एक्टिव करने का काम करता है HCl। ठीक है बेटा, ये जो प्रोरेनिन है, ये मतलब रेनिन है, ये चाइल्ड के अंदर पाई जाती है ना, चाइल्ड और इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन को ब्रेक करता है, और ये जो होता है एडल्ट के अंदर पाई जाती है। इसे क्लियर? समझ आ गया? तो प्रोरेनिन एडल्ट के अंदर नहीं होती है, बच्चों के अंदर। ठीक है, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ध्यान सुनो, सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड हाईली एसिडिक मीडियम एंड pH इज अराउंड, है ना, 1.2 to 2.3, मतलब ये 2 to 3 pH होती है किसकी? हमारे स्टमक की pH। सो तो आप बोलोगे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन HCl is required because HCl create acidic condition, acidic environment, and for the activation of these enzymes, ठीक है, the medium should be acidic and this acidic medium is created by HCl। समझ आ गया? तो ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है इसका, HCl का दूसरा फंक्शन, इट इज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इट किल्स द बैक्टीरिया which comes from the food। जो भी फूड आता है ना, यहाँ पे फूड आया, ये फूड है, सपोज बोलस बोला था ना, फूड को क्या बोलते हैं? बोलस। भाई स्टमक बताया था, इसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो होता है ये बोलस यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो बेटा ये जो बोलस है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये फूड है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है ये सब पूरी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, पूरा तैयार किया जा रहा है। इज इट क्लियर?
समझ आएगा क्लियर। तो HCl का दो फंक्शन है, पहला HCl जो है सिक्रीट होकर के स्टमक की पीएच को हाईली एसिडिक बना देता है, जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन क्लोरेनिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अगर HCl सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी पूछा जाता है, तो आपको बताना स्टमक का मीडियम जो होता है, जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन हो गया क्या HCl का कि इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिख देना पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंड क्लोरीन टू एनिलीन। ठीक है, so that's why the digestion of protein is not possible if HCl is not secreted। दूसरा, it acts as a antimicrobial property। क्या है एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी? एंटीमाइक्रोबियल मतलब किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, जो फूड में आया हुआ, फूड के साथ आया हुआ, ठीक है, उसको मारने का काम करता है। तो कोई भी फूड वगैरह, सॉरी कोई भी बैक्टीरिया है ना, जो आ गई है आपके फूड के साथ कंटामिनेटेड, आपने समोसे बाहर का खा लिया, कचौड़ी वगैरह, ठीक है, बूढ़ानाथ के पास का फिर गए थे, ठीक है, बूढ़ानाथ देख के वो भगवान का दर्शन करने को नहीं करते, इतना गंदगी है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ फिर क्या होता है, मतलब जैसे खुदा में बारिश के मौसम में बारिश हुई ना, वहाँ बारिश हुई, तो बारिश के मौसम में बाहर का खाना खा लिया, ऑलरेडी कंटामिनेटेड फूड वाटर है, बिहार के लोग इतने साफ सुथरे वो दिखता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है वहाँ पे ऐसे कंडीशन में ना, फिर बस माउथ के अंदर आपके फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ कोई बैक्टीरिया चली गई, तो अगर वो बैक्टीरिया प्रॉपर जो है ना पैथोजेनिक नहीं है, तो यहाँ जा करके वो मर जाएगी उस हाई पीएच में, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है बहुत एसिडिक पीएच में जो होता है सर्वाइव नहीं कर पाती, केवल कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर पाती है। समझना है? सोचो इतना पावरफुल HCl हमारे स्टमक के अंदर बनता है, जिसको अगर हमारे स्किन के ऊपर फेंक दिया जाए तो पूछो मत। इसीलिए देखना, जब आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हो या जब आप बहुत ज्यादा हैवी फूड खा लेते हो, जंक फूड ऑयली फूड खा लेते हो, तो आपको डकार आती है या जलन होती है गले में। वो गले में जलन इसी की वजह से होता है, ठीक है, बहुत जलन होती है यहाँ पे, तीव्र जलन। फिर भी जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन हमने खाना बहुत, ठीक है, ऑयली जंक फूड वाला या फिर टाइम पे नहीं खाया, भर भर के खा लिया, ऐसे कंडीशन में जो होता है फिर वो सिस्टम। सर फूड में किस तरह के बैक्टीरिया आते हैं? फूड में बेटा, फूड में बाहर से आ जाएगा ना बैक्टीरिया, फूड में अगर होगा तो जब माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो माउथ में जो किल नहीं हुआ बैक्टीरिया यहाँ भी पहुंच सकता है। तो आपकी बॉडी हर जगह पे जो होता है प्रोटेक्शन डाली हुई है। माउथ में हमने देखा था सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम बताया था ना, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम। अब बेटा क्या होता है, कभी कभी जो होता है अगर आप खाली पेट रहना शुरू कर दिए, तब भी जो होता है ना, तब भी जो है HCl सीक्रेट हो जाती है ना। और गलती से कभी क्या होता है म्यूकस ना सीक्रेट हो और HCl सीक्रेट हो जाए, अक्सर एक खाली पेट की कंडीशन में होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है, उस पर्सन के अंदर थोड़े अमाउंट में जो निकला हुआ HCl है वो धीरे धीरे स्टमक की वॉल को डैमेज करनी शुरू कर देती है, जिससे वहां पे घाव बन जाता है, अल्सर बन जाती है। इस अल्सर को बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। क्या बोला जाता है? पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिससे पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, व्हाई डू फॉल पढ़े थे? बेटा वहां पढ़े थे पेप्टिक अल्सर नहीं, वो एनसीईआरटी में ज्यादा चीज दी गई है। एनसीईआरटी बिल्कुल दिया हुआ पेप्टिक अल्सर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, उस डायग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम भी बनाया है पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या बात करते हो, पढ़ते ही एनसीईआरटी को कॉन्शियस होकर कितना समझ आएगा। मोबाइल चला रहा है, बताओ क्या है, हाथ नीचे क्या दिख रहा है, ऊपर देख यहाँ, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर जो है, मतलब डिस्कवरी के पहले ये माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर है, घाव होता है, पेट में घाव बन जाता है, वो स्ट्रेस की वजह से होती है ना। बाद में ये पता चला कि भाई एक्चुअल में बैक्टीरिया होती है जो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया जो है ना, वही क्या करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो क्या करती है, पेप्टिक अल्सर कॉज कराता है, ठीक है। वॉरेन और मार्शल करके साइंटिस्ट ने पेप्टिक अल्सर की पॉजिटिव एजेंट को पता लगा, इसलिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे बेटा देखो, इन सबका फंक्शन पढ़ ले। एक और है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है रिक्वायर्ड है ना, तो ये क्या इसका किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन, ठीक है, हेल्प्स इन
एब्जॉर्प्शन ऑफ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, बाय द स्टमक वॉल। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है ये बहुत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, विटामिन है, विटामिन B12। देखो अलग अलग दो टाइप के विटामिन है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और विटामिन ए डी ई एंड के ये जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो बेटा विटामिन बी, ऐसे देखो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी कॉम्प्लेक्स। बेटा विटामिन बी जो है 1 से स्टार्ट होकर के विटामिन B12 12 टाइप के विटामिन बी है। ठीक है, B1 B2 B3 B4 B6, ठीक है, B4 नहीं है, B5 B6 है, B7 है, B9 है, ठीक है, और B12 है। ठीक है, इतने टाइप के पाए जाते हैं विटामिन। उसमें से विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, विटामिन है। अक्सर करके विटामिन B12 का जो सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन फूड में अधिकतर करके मिलता है। ठीक है, मतलब इनकी जो अधिकता है विटामिन B12 की वो नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा होता है। क्लियर पॉइंट, ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन में मिलेगा, वेजिटेरियन में भी मिलता है, बट विटामिन B12 जो होता है ये नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वहां पे बहुत भर भर के मिलता है। खास करके पूरी विटामिन बी वाली सीरीज है, मतलब जो विटामिन बी है पूरी पूरी वो मिल जाती है। विटामिन सी कभी भी नॉन वेजिटेरियन में मिलता है, वेजिटेरियन है केवल जो होता है फ्रूट में मिलता है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है विटामिन सी। तो बेटा ये जो विटामिन B12 है ना, ये हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। मतलब अगर बोला जाए तो हर विटामिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन B12 और विटामिन B9 है। B1 B2 B3, ठीक है, और B9 और B12 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन बी। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखो ये जो विटामिन B12 है हमारे आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेड ब्लड सेल्स, क्या रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा विटामिन है, विटामिन B12। बेटा क्योंकि जो आरबीसी जब बन करके मैच्योर होती, बताया था सेल डिफरेंशिएशन बताया था, याद करो कि जब कोई सेल्स अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन बदल जाता है उसको अपन सेल क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आरबीसी सेल्स बनती है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, जब आरबीसी सेल्स बनते रहती है हमारे बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होते रहता है, और जब आरबीसी मैच्योर होती है, ठीक है, तो उसके बनने और मैच्योर होने के लिए विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है या फिर जो बच्चे होते हैं उनके सिरप में या फिर प्रेग्नेंट फीमेल की जो मेडिसिन होती है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा सीरीज होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में। क्लियर है, बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन B12। तो आरबीसी की फॉर्मेशंस और मैच्योरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो विटामिन से, वो कौन सा, विटामिन B12। समझ आया? अब एक बंदा जो होता है विटामिन B12 भरपूर खा रहा है सप्लीमेंट के फॉर्म में या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से क्या कर रहा है, विटामिन B12 इंटेक कर रहा है। तो विटामिन B12 को खा रहा है बहुत ज्यादा, उनकी बॉडी में विटामिन B12 जा रही है, लेकिन वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना, आपके ब्लड में जाना चाहिए। थर्ड स्टेप बताया था एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। समझ आ गया? तो देखो खाना सोर्स में आपका विटामिन B12 है, सपोज आप बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन B12 वाला फूड खा रहे हो और बॉडी विटामिन B12 जा रही है, लेकिन वो विटामिन B12 यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो कोई काम नहीं आपका विटामिन B12 खाना। तो विटामिन B12 सपोज एक बंदा खाता है ना, उसकी सोर्स में विटामिन B12 बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वो इंटेक किया खाया और वो रोज विटामिन B12 रिच क्या कर रहा है, डाइट इंटेक कर रहा है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, उनकी अगर पैराइटल सेल्स या इसी को ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं, अगर ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं किया, CIF बोलते हैं, अगर ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होता है तो उस बंदे के द्वारा खाया हुआ जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में नहीं जाएगा, और अगर ब्लड में नहीं जाएगा तो बोन तक नहीं पहुंचेगा, और अगर बोन तक नहीं पहुंचेगा तो आरबीसी की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। समझ आ गया? तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रहता है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होती है, और ये विटामिन B12 जाकर के ब्लड में क्या करता है ना, मतलब हमारे बोन्स में जाकर के आरबीसी के बनने को, जिसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है।
अगर ऐसा बंदा जिनको है ना, जिनके अंदर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होता, वो डायरेक्टली एनीमिया का शिकार हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। क्यों? तो पूछा जाता है क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है क्या होगा अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट, क्वेश्चन है ओलंपियाड में, व्हाट हैपेंस इफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट सीक्रेटेड इन द स्टमक, फ्रॉम द स्टमक, देन ऑप्शन था द पर्सन विल बी सफरिंग, विल बी सफर्ड फ्रॉम द एनीमिया। बिल्कुल ये आंसर है इसका। एनीमिया बोलोगे सर ये क्या कनेक्शन है? एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, खून की कमी, ठीक है, ब्लड की कमी या फिर खून की कमी, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज डाउन हो जाता है, 7 से 8% चली जाती है, 8 से 9%, तो ऐसे पर्सन एनीमिक कहलाता है। ऐसे पर्सन सुस्त होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, काम नहीं कर पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है उसका नंबर ही बॉडी में कम हो गया, तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, एनर्जी नहीं देगा, वो ऐसे निठल्ला सुस्त आदमी ऐसे कामचोर टाइप का रहेगा, ठीक है। तो एनीमिया, तो वो एनीमिया का शिकार हो जाएगा जिसके अंदर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो विटामिन B12 उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर विटामिन B12 उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब आरबीसी अगर कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगी, हीमोग्लोबिन अगर कम होगी तो इसी कंडीशन को तो एनीमिया बोलते हैं, तो पर्सन एनीमिया का शिकार हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर required for the absorption of vitamin B12, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, आगे लिख लो, आगे लिखो इसमें vitamin B12 is required, vitamin B12 is essential लिखो, vitamin B12 is essential, vitamin B12 is essential for, vitamin B12 is essential for formation and maturation of RBC, for formation and maturation, for formation and maturation of RBC, ब्रैकेट में लिख लो एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस स्पेलिंग है, एरिथ्रोपोएसिस सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा या डायग्राम्स में ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टमक दिखाएगा और स्टमक की जो होता है यहाँ पे ऐसे सेक्शन को डाइसेक्ट करके, है ना, सीजर से कट करके निकलते हुए दिखाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा पैराइटल सेल्स। अगर पैराइटल सेल्स हट जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन आज में नीट में भी क्वेश्चन आया था कि अगर एक बंदे का जो होता है, ठीक है ना, स्टमक का बड़ा पोर्शन जो होता है गैस्ट्रेक्टॉमी, टॉमी मतलब हटाना, सर्जरी, गैस्ट्रेक्टॉमी से जो होता है वो डाइसेक्ट कर दी जाती है, तो उस पर्सन में क्या सिम्टम्स दिखेगा फ्यूचर में? तो आंसर ऑप्शन में था एनीमिया, डायरेक्ट बिल्कुल एनीमिया होगा। क्यों? क्योंकि पैराइटल सेल्स निकल जाने की वजह से कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी की कमी, खून की कमी, इज कॉल्ड एनीमिया। तो एनीमिया डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर दिमाग नहीं लगा हवा नहीं लगेगा समझने में, ठीक है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये था पूरा पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट पढ़ लेंगे, बाकी फिर कौन किसको किसको डाइजेस्ट करता है, कैसे कैसे वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर है?